हेलो एवरीवन, दिस वीडियो इज़ फॉर सी फाउंडेशन दिसंबर 2023 स्टूडेंट्स। तो अगर आप सी फाउंडेशन दिसंबर 2023 के अटेम्प्ट में अपीयर होने जा रहे हैं तो मेरे भाई इस वीडियो को ज़रूर से लास्ट तक देखना। इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि कैसे तुम अपने लॉ पेपर को अटेम्प्ट करने वाले हो। मतलब चाहे डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन हो, चाहे प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो, जिसको केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन भी कहते हैं, जिसको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी कहते हैं, या फिर डिफरेंस बिटवीन का क्वेश्चन हो। इन 3 कैटेगरी के जो क्वेश्चन होते हैं, इसके अलावा आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा बिजनेस लॉ के पेपर में, एक्सक्लूडिंग बीसीआर को छोड़कर। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे तुमको फाइनली लिखना है डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन। एक एक बातों को ध्यान में रख के मैंने इस वीडियो को प्लान किया है, तो वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। अब अगर देखो, तुम लोग अगर सी फाउंडेशन के स्टूडेंट हो तो तुम सभी को जरूर से इस चैनल को चेकआउट करना चाहिए और सब्सक्राइब करना चाहिए। मानता हूँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा डिले हो गया वीडियो आने में, लेकिन कई प्रकार के ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो, चाहे प्रोफेशनल लेवल पे हो, चाहे किसी भी लेवल पे हो। तो उन कारणों के वजह से मैं वीडियोस बीच में नहीं लाया और मैंने ये सोचा कि यार एक बार आप लोग सिलेबस ख़त्म कर दो, उसके बाद हम लोग 1-on-1 लाइव सेशन भी करेंगे, Q&A भी करेंगे और ऐसे हेल्पफुल वीडियोस भी आते रहेंगे। तो देर न करते हुए टॉपिक पे चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करने हैं। अब बात करते हैं कि भाई कैसे हम लोग देखेंगे, तो उसके लिए हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। तुम सभी देख सकते हो कि यहाँ पे हम लोगों का कंप्यूटर स्क्रीन ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने 4 इमेजेस इसीलिए क्रिएट किया है मेरे भाई, क्योंकि देखो अगर मैं लिख कर तुम लोगों को बताता है कि डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन ऐसे करना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऐसे करना है, तो तुम लोग इस वीडियो को देखते ही नहीं। क्यों? क्योंकि भाई वीडियो लंबा हो जाता। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अब मेरा वीडियो जो हो वो कम से कम समय में प्रैक्टिकल बेस्ड वीडियो हो और की टू द पॉइंट बात करूं वीडियो में। तो जरूर से वीडियो को अंत तक देखना। बस चंद मिनट में इस वीडियो को खत्म कर देंगे और एट द एंड ऑफ द डे भाई तुम ये जरूर कहोगे कि वीडियो देखकर मेरा समय बर्बाद नहीं हुआ। अल्टीमेटली तुम्हारा हेल्प करना मेरा मोटिव है, तो वीडियो तुम सभी को अंत तक जरूर से देखना चाहिए और सब्सक्राइब करके ही जाना। चलो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पहले इमेज में हम लोगों का क्या है। यहाँ पे क्या है, मैंने यहाँ पे सब कुछ लिख कर मेरे भाई यहाँ पे लैपटॉप में डाला हुआ है, सिस्टम में डाला हुआ है। अब देखते हैं कि यहाँ पे है क्या, हाउ यू सपोज टू राइट योर बिजनेस लॉ पेपर। सबसे पहला कैटेगरी आता है डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन। अब डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कंसिडरेशन क्या होता है, ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, लॉ रिलेटिंग टू कंसिडरेशन क्या होता है। ये जो डायरेक्ट थ्योरी का जो क्वेश्चन है, इसका मतलब ही ये होता है कि वो डायरेक्टली किसी प्रोविजन के बारे में पूछ रहा है। तो इसका एग्जाम्पल्स मैंने देकर रखा है। जैसे देखो एग्जाम्पल क्या है, प्राइवेट कंपनी के एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं। सबसे पहली बात इसमें ये करना है कि बीच में देखो मैंने क्या किया है, बीच में मैंने आंसर लिखा है। तुम जब अपना क्वेश्चन सीट उठाओगे वहां पे तुमको देखना होगा कि तुम कौन सा क्वेश्चन का सब पार्ट बना रहे हो। जैसे क्वेश्चन 2 का बी बना रहे हो या सी बना रहे हो, तो उसको बीचों बीच यहाँ पे लिखना है आंसर। आंसर लिखकर उस क्वेश्चन नंबर का भी तुमको देना होगा कि आंसर 2 और कौन सा उसका सब पार्ट बना रहे हो, जैसे बी या सी, उसको ब्रैकेट में डाल के सबसे पहले बीच में लिखना है। मेरे भाई जरूर से वीडियो देखना अंत तक, बहुत जल्द इस वीडियो को खत्म कर देंगे। उसके बाद क्या है, इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट स्टेप क्या है डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन में, भाई ये सब चीज जरूरी है। ये सब चीज नहीं देखोगे तो अलबल लिख के आ जाओगे। ये एससी का एग्जाम नहीं है, ये इंग्लिश का एग्जाम नहीं है कि एससी की तरह भर दिया पेपर अब फुल मार्क्स मिल जाएगा। कुछ नहीं मिलेगा, अंडा मिलेगा, पता चला सारा मेहनत डामाडोल हो गया। क्या है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या डालेंगे हम लोग, ऐसे लिखना है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या लिख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2030। यहाँ पे देखो क्या है, मतलब मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो किस कॉन्ट्रैक्ट से पूछ रहा है, वो कौन से एक्ट से पूछ रहा है, सॉरी कौन से एक्ट से पूछ रहा है। अब मान लो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से कोई प्रोविजन पूछ ले, जैसे कि कैबिनेट एम्बिटर का प्रोविजन है, फिर तुम्हारा कोई पार्टनरशिप से पूछ ले, इम्प्लाइड अथॉरिटी, फिर तुम्हारा कंपनीज एक्ट से और कोई प्रोविजन पूछ ले। तो यहाँ पे हम लोग इंट्रोडक्शन में देना है, ऐसे स्टार्ट करना है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2
सब सेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। मतलब तुमको यहाँ पे सेक्शन भी बताना है और या साथ ही साथ वो सेक्शन कौन से एक्ट का है। तो जैसे कि मैंने बताया कि कंपनीज एक्ट 2013 का है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने की बात ये है कि जैसे ही तुम कोई कंपनी, जैसे ही तुम कोई एक्ट का नाम लिखते हो, एक्ट लिखने के बाद कॉमा जरूर देना, कॉमा दोगे और किस साल वो एक्ट आया उस ईयर को यहाँ पे लिखना है। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, तो एक्ट के बाद कॉमा लगाना है और 1872 लगाना है। आगे देखते हैं कि आगे है क्या। इंट्रोडक्शन में क्या है, वो प्रोविजन, वो सेक्शंस क्या है, क्या रहा है, वो प्रोविजन का मतलब क्या है। सीधी सी बात है, एक्सप्लेनेशन लेकर तुमको उसका मीनिंग लिख देना है, बस बस बस। डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन इतना ही मांगता है। अब यहाँ पे हो सकता है कि कुछ कुछ पॉइंट्स में होता है आंसर्स, तो पॉइंट्स में लिखने के लिए तुम यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने प्राइवेट कंपनी का एग्जांपल्स लिया। जैसे प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी हैविंग मिनिमम पेयर शेयर कैपिटल और बाय इट्स आर्टिकल लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर। यहाँ पे देखो, यहाँ मैंने पॉइंट्स लगाया है, यहाँ पे तुम ऐसे पॉइंट्स लगा सकते हो। अगर पॉइंट्स नहीं लगाना है तो हेडिंग के तरह तुम लिख सकते हो, जैसे रोमन नंबर में फर्स्ट सेकंड, या फिर तुम यहाँ पे ए बी सी करके भी पॉइंट्स वाइज लिख सकते हो। तो क्या है, लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर अप टू 200। ये तो मीनिंग है, सबको पता है। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप तुमको ये समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे जब तुम इंट्रोडक्शन में आते हो तो इंट्रोडक्शन में लेट सपोज कोई स्टूडेंट होगा जिसको यार सेक्शन नहीं पता होगा। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट को सेक्शन नहीं पता होगा। अब यहाँ पे करे क्या, यहाँ पे क्या करें, अगर तुमको सेक्शंस क्लियर नहीं है, 99.9% भी सेक्शन क्लियर नहीं है, तब भाई सेक्शन मत लिखना, सीधे लिखना अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ, अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ या फिर एज पर प्रोविजन ऑफ। और वो कौन से क्वेश्चन, कौन से एक्ट का पूछ रहा है, उस एक्ट का नाम लिख देना बस। यानी कि अगर सेक्शन याद नहीं है तो सीधे लिखना है एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, एज पर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ऐसे लिखना है। और नहीं तो सेक्शन अगर कंठस्थ है तो सीधे लिखना है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 68, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 68। आई होप मैंने पूरा क्लैरिफिकेशन दे दिया हाउ यू सपोज टू प्रेजेंट योर डायरेक्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो पसंद आ रहा होगा यार। प्लीज लाइक करना, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस बनाने में। अब देखते हैं कि भाई नेक्स्ट क्या है। अब हम लोग का क्या है, सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो बोला जाता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, सबसे पहले मैंने स्टेप्स बताया, क्योंकि मैंने स्टेप्स इसीलिए बताया क्योंकि भाई तुम पहले फेमिलियर हो जाओ कि एक्चुअली लिखना क्या है। सिमिलरली आंसर नंबर बीचों बीच में लिखना है। यहाँ मैंने लिखा आंसर नंबर, कौन से क्वेश्चन का कौन सा सब पार्ट बना रहे हो, कौन से सब सेक्शन बना रहे हो, कौन से क्वेश्चन का, उसको तुमको हर एक चीज लिखना होगा। आंसर लिख के क्वेश्चन नंबर डाल देना, हो गया। अब उसके बाद क्या है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में मैंने पहले ही बताया कि क्विज प्रोविजन पे वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आया है, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन कौन से प्रोविजन पे आया है। अगर उस प्रोविजन का तुमको सेक्शंस याद है तो सीधे वैसे ही करना है अकॉर्डिंग टू, मैंने एग्जांपल ही बताया है, मैं आगे दिखाऊंगा, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट। मतलब एक्ट का नाम भी देना है और कॉमा देख के वो एक्ट कौन से ईयर में मतलब एप्लीकेबल हुआ था। जैसे कंपनीज एक्ट 2013, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। दोस्तों लाइट के कारण वीडियो इंटरप्ट हो गया था। अब आगे बढ़ते हैं कि इंट्रोडक्शन के बाद क्या करना है। आई होप इंट्रोडक्शन से रिलेटेड सारे पॉइंट्स के बारे में हम लोग बात कर लिए हैं। अब क्या है, दूसरा जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जिस प्रोविजन के बारे में पूछ रहा है उसका एक्सप्लेनेशन देना है। अब एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या हुआ, मैंने बताया कि वो प्रोविजन का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, वो तुमको लिखना है। वो प्रोविजन का टर्म क्या है, ऑब्वियसली तुमको उस प्रोविजन का मतलब मीनिंग लिखना होगा कि वो प्रोविजन कहता क्या है। साथ ही साथ मैंने इसीलिए इसको सटा कर लिखा है रिलेवेंट केस लॉ। इसीलिए लिखा है जैसे कंसिडरेशन का रूल्स रिलेटिंग टू कंसिडरेशन में एक आता है कि कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम प्रॉम्सी और एनी अदर पर्सन। ये एक केस लॉ है। इसमें एक केस लॉ फेमस है जो चिनैया वर्सेस रमैया का केस लॉ है। मैंने इस क्वेश्चन में, मैंने इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन के एग्जाम्पल में डाला है, तो तुमको सब समझ में आ जाएगा।
रेलेवेंट केस लॉ एक्सप्लेनेशन देना है और साथ ही साथ तुमको रेलेवेंट केस लॉ भी डालना पड़ेगा। अब रेलेवेंट केस लॉ में अगर तुमको केस लॉ याद है तभी डालना, गलत केस लॉ और अपना केस लॉ मत डाल देना कि भाई अपना नाम डाल दिए या अपना दोस्त का नाम डाल दिए और उसी में केस लॉ बन गया। ऐसा नहीं होता है। जो लॉ में केस लॉ रिकॉग्नाइज्ड है, जो लॉ में मतलब होता है ना कि लीगली दो पार्टी एक दूसरे के साथ फाइट करती है इन द कोर्ट ऑफ लॉ, उसका केस लॉ तुमको यहाँ पे रिफर करना है अगर तुमको अच्छे से याद है तो। अगर नहीं याद है तो छोड़ देना, एकदम छोड़ देना। उसके बाद क्या है, रेफरेंस। नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैंने देखो एक लाइन छोड़ा है यहाँ पे, एक्सप्लेनेशन के बाद मैंने एक भी लाइन नहीं छोड़ा। इसका मतलब ये है कि तुमको एक्सप्लेनेशन के साथ ही साथ एक भी लाइन नहीं छोड़ना है, उसके सीधे तुमको रेलेवेंट केस लॉ लिख कर उस केस लॉ का नाम दे देना है। अब एक लाइन छोड़ने के बाद मैंने लिखा है रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब ये हुआ, रेफरेंस का मतलब ये हुआ मेरे भाई कि क्वेश्चन में जो हाइलाइटेड कीवर्ड्स है, जैसे क्वेश्चन में तुम मान लो कोई भी प्रोविजन पे पूछ लिया है यार, उसमें कोई मेन वर्ड होगा, बस उसको इस यहाँ रेफरेंस में चिपका देना है। रेफरेंस में ये जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में, एक लाइन छोड़ने के बाद कंक्लूजन में आना। कंक्लूजन क्या कहता है, कंक्लूजन देखो सीधी सी बात है कि आईसीएआई पहले कंक्लूजन एक ही पार्ट में मांगता था, लेकिन अब जो है खासकर पार्टनरशिप का क्वेश्चन हो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो, या कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन हो, या फिर सभी एक्ट का क्वेश्चन हो, अब वो पार्ट वाइज कंक्लूजन मांगती है। जैसे फर्स्ट का कंक्लूजन क्या हुआ, सेकंड का कंक्लूजन क्या हुआ, रोमन नंबर में तुमको फर्स्ट सेकंड थर्ड या ए बी सी करके कंक्लूजन मांग रहा होगा कि इसका कंक्लूजन क्या हुआ, उसका कंक्लूजन क्या हुआ। तो उसी प्रकार से ए बी सी या फर्स्ट सेकंड थर्ड करके तुमको रोमन नंबर लिख के तुमको अलग अलग कंक्लूजन देना है। आई होप तुमको समझ में आ गया कि हाउ यू सपोज टू प्रेजेंट योर प्रैक्टिकल क्वेश्चन, केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। अब इसका एग्जाम्पल देखो, मैंने क्या किया है, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, थोड़ा सा समझने का कोशिश करना, बस चुटकी में खत्म कर देंगे इसको। क्या है, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रॉम्सी और एनी अदर पर्सन, वही चिन्नैया और रमैया का केस लॉ मैंने इसमें डिस्कस किया है। अब देखो इंट्रोडक्शन क्या है, ये जो अदर लॉ है रूल्स रिलेटिंग टू कंसिडरेशन में, इसका सेक्शंस मुझे क्लियर नहीं है, ठीक है। मान लो तुमको क्लियर है, मुझे क्लियर नहीं था, तो मैंने एग्जांपल में सीधे लिखा, देखो एज पर द प्रोविजन ऑफ, यहाँ पे देखो एज पर द प्रोविजन, ये कीवर्ड है हाईलाइटेड, प्रोविजन मैंने लिखा है, ना कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन। अगर सेक्शन याद है तो लिख दो, लेकिन अगर 99.9% भी डाउट है तो मत लिखो, उसको सीधे लिखो प्रोविजन ऑफ, कौन से एक्ट का है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है। और यहाँ पे उसके बाद ये जो है, मुझे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ एग्जांपल में, ये जो है कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन, ये एक्सप्लेनेशन में जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आगे क्या है। आगे देखो मैंने क्या किया, एक्सप्लेनेशन देने के बाद केस लॉ डाला, केस लॉ लिखा मैंने, और चिन्नैया वर्सेस रमैया लिखा। यहाँ पे तुम लोग लिख सकते थे रेलेवेंट केस लॉ, चिन्नैया वर्सेस रमैया, ऐसे केस लॉ नाम लिख देना। केस लॉ को एक्सप्लेन करने मत बैठ जाना, तुमको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम हार्डली 15 मिनट लगना चाहिए। उससे देरी कर रहे हो तो मेरे भाई लॉ में तुम फेल हो जाओगे, मुश्किल है। फिर क्या है, रेफरेंस है। रेफरेंस में मैंने वही कहा, यहाँ क्या लिखा हुआ है, हाईलाइटेड कीवर्ड्स मेंशन इन क्वेश्चन शुड बी राइट हेयर। मतलब तुमको क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उस क्वेश्चन को पढ़ने पे जो भी तुमको एक मेन कीवर्ड हाईलाइटेड वर्ड्स दिख रहे हैं, बस उसको चिपका देना हेल्पिंग वर्ड्स के साथ। हेल्पिंग वर्ड्स क्या हुआ, कहीं इज या एंड और लगा दिए, ये सब हेल्पिंग वर्ड्स हो गया तुमको हाईलाइटेड कीवर्ड्स के साथ, तुम ऐसे रेफरेंस में डाल सकते हो। बाकी कंक्लूजन दे देना। आई होप तुमको प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बारे में भी सब समझ में आ गया। अब हमारे तीसरे और लास्ट कैटेगरी के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन। अब बहुत प्रकार के स्टूडेंट है यार, कुछ लोग डिफरेंस क्या करता है, स्टेटमेंट वाइज डाल देगा, इसका ये है उसका वो है। नहीं, ऐसे नहीं करना है। आईसीएआई का मटेरियल उठाओ, वो भी कुछ इस प्रकार से डिफरेंस बताता है। अब इसमें भी फंडा है, तुम लोग सोच रहे होगे डिफरेंस का कौन देखेंगे यार, इसमें एक एक चीज तुमको समझना पड़ेगा। देखो डिफरेंस बिटवीन का जो क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले क्या है, सबसे पहले तो भाई मार्जिन जरूर से लेना, और मार्जिन जो है वो पेंसिल से करना है। यहाँ पे मैंने पेन से किया है, इसलिए किया है क्योंकि मैं चाहता था कि यार सब कुछ एक समय से ही सब कुछ बता दूं। देखो पेंसिल से मार्जिन क्रिएट करना है सबसे पहला स्टेप।
दूसरा स्टेप है कि जो डिफरेंस मांग रहा है, जो पहला हेडिंग होगा, जैसे बोल रहा होगा डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन, तो फ्रॉड जो पहले वर्ड आया उसको पहले डिफरेंस में डालना है, पहले मार्जिन में डालना है। अब उसके बाद जो लास्ट में है उसको डालना है, जैसे मिस रिप्रेजेंटेशन। अब जो किस आधार पे हम लोग डिफरेंस करें, तो सबसे पहले हेडिंग में जरूर डालना बेसिस ऑफ डिफरेंस, मतलब किस आधार पे तुम डिफरेंस कर रहे हो। उसके बाद कोई भी डिफरेंस मान रहे हो, मान लो किसी भी टॉपिक पे डिफरेंस मांग रहा है, तो सबसे पहले उसका मीनिंग लिखना। मीनिंग सबसे पहला पॉइंट है, मीनिंग लिखेंगे और दोनों का जो डिफरेंस है वो प्रोविजन, वो टर्म का मतलब क्या है वो लिख देना। उसके बाद जो जो टर्म ऐसे आते हैं जो डिफरेंशिएट करता है दोनों हेडिंग को, फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन को, तुम वैसे वैसे लिख सकते हो। यहाँ पे हमारा तीनों कैटेगरी का जो क्वेश्चन है वो मैंने तुमको एक एक चीज करके बता दिया कि कैसे क्या लिखना है। एक एक बातों का ध्यान रखे मैंने इस वीडियो में। और अगर तुमने इस वीडियो को अभी तक देखा है तो यार तुमको मैं गारंटी दे रहा हूँ, लॉ में तुमको 45 नंबर से नीचे लाना कोई मुश्किल बात नहीं होने वाला है। आई होप तुमको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला और इस वीडियो से जरूर हेल्प मिला होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।